इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में एक डायग्राम दे रखा है और पूछते हैं ये संलग्न चित्र में बिंदु ए व बी के बीच तथा बिंदु बी व सी के बीच स्थायी अवस्था में विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो दो स्थिति यहाँ पर बताई गई हैं। दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर हमको विभवांतर की गणना करनी है, कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो जो चित्र दे रखा है उस चित्र को हम बना लेंगे। इसमें दो प्रकार के कैपेसिटर है, ऊपर 3 माइक्रोफेरेड है और इधर वाला 1 माइक्रोफेरेड है। इसमें जो कैपेसिटर को दर्शाया है, एक तो सीधी लाइन और एक तिरछी लाइन से दर्शाया है। ये तिरछी लाइन है ना, तो नो प्रॉब्लम, तिरछी लाइन भी हो सकती है, इसको हम कैपेसिटर कहेंगे। ये क्या है, संधारित्र है। संधारित्र को इस तरह से भी दर्शाया जा सकता है और दो सीधी लाइनों के माध्यम से भी आप इसको दर्शा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये भी क्या है, कैपेसिटर है। ऊपर और नीचे दोनों जगह पर बिल्कुल बराबर दूरी होनी चाहिए और इनके क्षेत्रफल भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए दोनों प्लेटों का, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये एक कैपेसिटर है, एक प्लेट इसमें तिरछी है और दूसरी प्लेट इसमें सीधी है। तो इस तरह से भी इसको हम दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में एक और कैपेसिटर इन्होंने जोड़ा है। ये भी इसी आकार से जोड़ा है इन्होंने, एक तिरछी प्लेट बना दी और एक सीधी प्लेट बना दी। इसके बाद और क्या जोड़ा है, यहाँ पर और इसमें बीचों बीच एक कैपेसिटर और लगा है, यानी कि यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है, बिल्कुल इसी तरह से है, तिरछा। नो प्रॉब्लम, तिरछा भी आप इनको दिखा सकते हैं। और इस वाली भुजा में भी एक कैपेसिटर है, ये भी इन्होंने तिरछा दर्शाया है, ठीक है। इसके अलावा ये लाइन पूरी इसी तरह से आगे है। इसके बाद में नीचे 20 ओम लगा है। और आगे सेल लगाया है इन्होंने जो कि 100 वोल्ट का है। इसके बाद में इन्होंने इस भुजा में और प्रतिरोध लगाया है और ये परिपथ बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम वैल्यू लिखेंगे। ऊपर जो दोनों संधारित्र है, एक 3 है और एक माइक्रोफेरेड है, 1 माइक्रोफेरेड। और ये दोनों कौन से हैं, ये दोनों एक 3 माइक्रोफेरेड और एक 1 माइक्रोफेरेड। ये 3 माइक्रोफेरेड हो गया और ये 1 माइक्रोफेरेड हो गया। इसके अलावा नीचे वाला जो कैपेसिटर है ये 1 माइक्रोफेरेड है। ये कितना है, 1 माइक्रोफेरेड है और ये 100 वोल्ट की बैटरी लगी है। चित्र बनाना जरूरी है और ये आर की वैल्यू है, रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पर कितना है, 20 ओम है। आप इसको R1 दर्शा सकते हैं, R1 इक्वल टू 20 ओम और ये साइड में है 10 ओम। इसको आप R2 नाम दे सकते हैं, 10 ओम। इसको अंदर से दर्शाइए, बाहर से मत लिखिए, इसको अंदर से लिखिए। दस ओम हो गया, ठीक है। 100 वोल्ट की बैटरी लगी है। अभी इनको भी आप नाम दे दीजिए, कैपेसिटर है, संधारित्र है, C1 C2 C3 C4 ऐसे करके इनको भी नाम देंगे। तो मानकर चलिए ये वाला संधारित्र है C1, ये वाला संधारित्र है C2, ये वाला संधारित्र है आपका C3 और ये वाला संधारित्र है आपका C4 और ये वाला संधारित्र है आपका C5, यानी 5 संधारित्र और 2 प्रतिरोध मिलकर एक परिपथ बना रहे हैं। इसमें जो 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड लग रहे हैं ना, ये C1 और C2 हमने माने हैं।
C1 और C2 ये अलग अलग तारों से जुड़े हैं। अलग अलग तारों से जुड़े होने के कारण ये समांतर क्रम में है। ठीक इसी प्रकार से एक माइक्रोफैराड और ऊपर वाला एक माइक्रोफैराड ये भी अलग अलग तारों से जुड़े हैं। अलग अलग तारों से जुड़े होने के कारण ये भी समांतर क्रम में हो जाते हैं। अब देखिए समांतर क्रम में हो जाते हैं तो यहाँ पर तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ थ्योरी में C1 व C2 समांतर बद्ध है। C1 व C2, C1 व C2 क्या है? संधारित्र है, इसलिए इसको लिखेंगे संधारित्र। C1 व C2 समांतर क्रम में है। अतः धारिता, क्योंकि दोनों का कोई ना कोई तुल्य संधारित्र बनेगा, उसकी हम धारिता ज्ञात करते हैं। तो हो जाएगा धारिता, डैश लगाएंगे और लिखेंगे C डैश। आप इसको C डैश कर लीजिए। C डैश इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 यानी 3 प्लस 3 कितना हो गया? C डैश इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड हो गया। इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि इन दोनों कैपेसिटर्स के स्थान पर अकेला 6 माइक्रोफैराड का संधारित्र आप लगा देंगे तो ये अकेला उतना ही काम करेगा जितना कि ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया केवल इतने में। अब देखिए दूसरे में हम देखते हैं तो 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड ये भी हमारे समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे इसी प्रकार C3 व C4 व C4 भी समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है, अतः धारिता हो जाएगी C डबल डैश इक्वल टू, यहाँ पर भी वही सेम सूत्र है, C3 प्लस C4 प्लस C5 या फिर हो जाएगा 1 प्लस 1। कितना हो गया? 2 माइक्रोफैराड हो गया। 2 माइक्रोफैराड यानी दोनों की हमने धारिता ज्ञात कर ली। एक की आ गई है 6 माइक्रोफैराड, एक की आ गई है 2 माइक्रोफैराड। हम इनको यूज करेंगे, इनके स्थान पर जो हम इनको यूज करेंगे तो ये बिंदु भी दे रखे थे। यहाँ पर बिंदु है, ऊपर है B, यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में क्या बिंदु है? ये बिंदु B दे रखा है इन्होंने। ये बिंदु A है शायद, हाँ ये बिंदु A है और ये बिंदु है C, है ना, ये बिंदु दे रखे थे। तो ये बनाने से छूट गई लेकिन कोई बात नहीं, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके स्थान पर हम ये प्रयोग करेंगे तो चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। ये 3 माइक्रोफैराड हट जाएगा और ये 1 माइक्रोफैराड भी हट जाएगा और इसका नाम भी चेंज हो जाएगा क्योंकि इनके दोनों के स्थान पर ही हम अलग अलग कैपेसिटर यूज करेंगे। अब इस समय यहाँ पर कोई कैपेसिटर नहीं रहेगा और यहाँ पर एक कैपेसिटर आ जाएगा। ये क्या था? ये 6 माइक्रोफैराड था। C डैश इसका नाम है, C डैश और इसकी वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। इसको हमने जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर है 2 माइक्रोफैराड, तो ये जोड़ दिया है और इसका नाम है C डबल डैश और इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड, कुछ इस तरह से, है ना। तो अब यहाँ पर पूरे परिपथ की आप तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। तुल्य धारिता ज्ञात करने के पश्चात पूरे परिपथ पर संचित आवेश आप ज्ञात करेंगे। और एक चीज और है, यहाँ पर स्थायी अवस्था बताई है। स्थायी अवस्था परिपथ की ऐसी अवस्था होती है जिसमें जुड़े हुए सभी संधारित्र पूरी तरह से आवेशित हो जाए, ऐसी अवस्था को स्थायी अवस्था कहते हैं। स्थायी अवस्था कब उत्पन्न होगी? जब ये जुड़ने वाले 2-3 संधारित्र पूरी तरह से आवेशित हो जाए या अपना पेट भर ले आवेश, क्योंकि आवेश को स्टोर करने का काम रहता है इनका। तो जब तक ये नहीं छकेंगे तब तक ये अपने आवेश को एकत्रित करते रहेंगे। ठीक है जी, तो स्थायी अवस्था का मतलब क्या हो गया? मतलब ऐसी अवस्था जब तक कि ये आवेश
ये संधारित्र पूरी तरह से आवेशित ना हो जाए, ऐसी अवस्था को आवेशित अवस्था कहते हैं। अब आवेशित अवस्था में होता क्या है, अब देखिए संधारित्रों ने आवेश ले लिया, कंप्लीटली आवेश ले लिया, बैटरी लगी है 100 वोल्ट की, करंट दे रही है, इसका काम है करंट देना। और तब तक ही, जब तक ये आवेशित हो रहे हैं संधारित्र, तब तक ही R1 और R2 काम करते रहेंगे, यानी ये अवरोध लगाते रहेंगे। R1 और R2 का काम क्या है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, और ये तब तक ही काम करते रहेंगे जब तक ऊपर वाले जुड़े हुए तीनों संधारित्र आवेशित नहीं हो जाते। अब जब ये आवेशित हो जाएंगे, आवेशित होने के पश्चात स्थायी अवस्था आ जाएगी इन संधारित्रों की, अर्थात अब इसमें और आवेश संचित नहीं हो सकता, क्योंकि कैपेसिटी होती है, धारिता होती है प्रत्येक संधारित्र की, उस धारिता से ज्यादा आवेश इनमें संचित नहीं किया जा सकता है। तो अब ये पूरी तरह से आवेशित हो चुके हैं, अर्थात स्थायी अवस्था में आ चुके हैं। और स्थायी अवस्था में आने के बाद, स्थायी अवस्था में आने के बाद जो आपका R2 है और आपका R1 है प्रभावहीन हो जाएंगे, यानी इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी धारा नहीं बहेगी स्थायी अवस्था में आने के पश्चात। ठीक है, तो लिखेंगे चुकी का चिन्ह लगा करके स्थायी अवस्था में, स्थायी अवस्था में आने पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा संधारित्रों पर, सभी संधारित्र जितने भी कैपेसिटर जुड़े हैं परिपथ में, उन सभी संधारित्रों को मैं कह रहा हूं क्या होंगे, सभी संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाएंगे। स्थायी अवस्था में आने पर सभी संधारित्र पूर्णतः का मतलब है कंप्लीटली, यानी अब और ज्यादा आवेश नहीं ले सकते, है ना। ऐसी अवस्था जिसमें पूरी तरह से आवेश संचित हो जाते हैं या संधारित्र आवेशित हो जाते हैं, पूर्णतः आवेशित। स्थायी अवस्था में आने पर सभी संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाते हैं, पूर्णतः आवेशित हो जाते हैं, तथा वो क्या परिवर्तन होगा, तथा प्रतिरोध प्रभावहीन हो जाते हैं। प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध प्रभावहीन। प्रतिरोध R1 और R2 या और भी जुड़े हैं तो वो भी R1 और R2 प्रभावहीन हो जाते हैं। ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिखना जरूरी था, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। प्रभावहीन हो जाते हैं तथा प्रतिरोध R1 और R2 प्रभावहीन हो जाते हैं। आई होप आपको बोर्ड सही दिख रहा होगा, मैं देखना चाहूंगा। स्थायी अवस्था में आने पर सभी संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाते हैं तथा प्रतिरोध R1 व R2 प्रभावहीन हो जाते हैं। अब ये R1 R2 है, यहाँ पर दो ही प्रतिरोध जुड़े हैं, अगर दो के स्थान पे और भी होंगे तो वो भी प्रभावहीन हो जाएंगे, समझ गए। आगे हम यहाँ पर तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। और देखिए तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, अब क्योंकि इन भुजाओं में कोई भी संधारित्र नहीं है तो इनका काम ही खत्म हो जाएगा, तो हम इनको साफ कर सकते हैं। बिंदु जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे, बिंदु भी बिल्कुल बीचों बीच था, ऊपर बीचों बीच ही रहेगा। ठीक है, तो वैसे जैसे है चित्र में वैसे ही ये बना रहेगा। तो इन भुजाओं का कोई भी काम नहीं था, तो मैंने इसको साफ कर दिया, क्योंकि पहले इसमें एक संधारित्र जोड़ रखा था, है ना, तभी तो, क्योंकि 3 माइक्रोफैराड यहाँ था, 3 माइक्रोफैराड यहाँ था,
क्रम देखा, दो समांतर क्रम में पाए गए और धारिता कितनी हो गई 6 माइक्रोफैरड। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड था और उसके साइड में इस तरह से भुजा थी, उसमें जोड़ रखा था 1 माइक्रोफैरड। तो देखा क्रम तो समांतर क्रम में थे और समांतर क्रम में जोड़ने पर संधारित्रों की धारिता कितनी हो जाएंगी, 1 और 1 2 माइक्रोफैरड ये हो जाती है। अब देखिए ऊपर, क्योंकि करंट मिल रहा है इस वोल्टेज से, है ना, सेल से करंट मिल रहा है। अब बिंदु ए और सी के बीच में अगर आप तुल्य धारिता देखेंगे तो 6 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड ये कौन से क्रम में आ जाते हैं, केवल इनके बीच में एक सिंगल वायर है। क्या है, एक सिंगल वायर है। अगर बी बिंदु आपको कंफ्यूजन कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप इसको हटा दीजिए कुछ समय के लिए। ठीक है, अब आप देखिए कौन से क्रम में ये आ जाते हैं। एक ही लाइन में जुड़े होने के कारण ये श्रेणी क्रम में हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सी डैश में सी डबल डैश। अब संधारित्र सी डैश व सी डबल डैश कौन से क्रम में आ जाते हैं, श्रेणी क्रम में। अतः धारिता कितनी हो जाएगी इसकी, अतः धारिता 1/c ट्रिपल डैश इक्वल टू 1/c डैश प्लस 1/c डबल डैश, है ना। कुछ इस तरह से ये सूत्र होता है श्रेणी क्रम के लिए। तो क्या हो जाएगा, 1/c डैश के स्थान पर 1/6 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा और ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 यानी 3 आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार ही कटेगा। अब हमको वैल्यू निकालनी है सी ट्रिपल डैश की, तो सी ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6/4 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 माइक्रोफैरड। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर अकेला 3/2 यानी 1.5 माइक्रोफैरड अगर आप लगा दोगे तो वो अकेला उतना ही काम करेगा जितना कि ये दोनों मिलकर कर रहे थे। ये इसका सीधा सा मतलब हो जाता है। अब देखिए इनका तुल्य संधारित्र क्या बन रहा है, जिसका नाम है सी ट्रिपल डैश और सी ट्रिपल डैश और C5 अब अलग अलग तारों से जुड़े होने के कारण समांतर क्रम में हो जाते हैं। लिखेंगे अब संधारित्र C5 व तुल्य संधारित्र कौन सा है, C5, सॉरी तुल्य संधारित्र है सी ट्रिपल डैश, कौन से क्रम में है, समांतर। अतः तुल्य धारिता, तुल्य का मतलब है पूरे परिपथ की धारिता, तुल्य धारिता क्या है, पूरे परिपथ की धारिता अर्थात तुल्य धारिता। क्या हो जाएगा, समांतर क्रम का यदि सूत्र होता है C, अब देखिए C करके ही आप इसको दर्शा लीजिए क्योंकि अंतिम धारिता है। C इक्वल टू हो जाएगा C ट्रिपल डैश प्लस C5। C ट्रिपल डैश की वैल्यू है 3/2 प्लस और C5 की वैल्यू आपके पास में है 1 माइक्रोफैरड। अब देखिए 3/2 का मतलब 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 और एक कितना हो गया, 2.5 हो गया। ठीक है, 2.5 को लिखेंगे 5/2 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर तुल्य धारिता। पूरे परिपथ की तुल्य धारिता हो चुकी है 5/2 माइक्रोफैरड यानी 2.5 माइक्रोफैरड ये धारिता हो चुकी है। ठीक है, कुल धारिता आ गई है। अब कुल धारिता आने से हम ज्ञात करेंगे पूरे परिपथ पर संचित होने वाला आवेश, क्योंकि स्थायी अवस्था है। स्थायी अवस्था में आने पर ये सभी संधारित्र पूरी तरह से आवेशित हो जाएंगे
और संधारित्रों के आवेशित होने के कारण R1 और R2 या और भी बहुत सारे प्रतिरोध इस परिपथ में जुड़े हैं, है ना, तो वो सभी प्रभावहीन हो जाएंगे। प्रतिरोध कैसे हो जाएंगे? प्रभावहीन हो जाएंगे। और कैपेसिटर कैसे हो जाएंगे? पूरी तरह आवेशित, कंप्लीटली चार्ज। ओके, अतः परिपथ में संचित कुल आवेश परिपथ में संचित कुल आवेश कितना संचित होगा उसकी हम गणना करेंगे। सूत्र है Q इक्वल टू CV। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए संचित आवेश की हम यहाँ गणना करेंगे। तो C की क्या वैल्यू हो जाती है? C की वैल्यू हो जाती है आपके पास में तुल्यदायिता है 5/2 यानी 5/2 इंटू V की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास? 100। कितनी? 100। डिवाइड करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो 50 बार कटेगा। ठीक है, 50 बार कटेगा। 50 का और 5 का गुणा करेंगे तो 5 5 25, 250 हो जाएगा। यानी Q इक्वल टू कितना हो गया? 250 हो गया। कूलाम नहीं, माइक्रो कूलाम। ठीक है, क्योंकि हमने माइक्रो फैराड से फैराड नहीं बनाया, इसलिए ये Q इक्वल टू 250 माइक्रो कूलाम आवेश संचित होगा पूरे परिपथ पर। जितने भी यहाँ पर कैपेसिटर हैं, इन सभी कैपेसिटर पर 250 माइक्रोकूलाम का आवेश ही संचित होगा। ठीक है, अब संचित आवेश तो आ चुका है। अब हम ज्ञात करेंगे C डैश व C डबल डैश के सिरों पर विभवांतर। क्या याद करेंगे? विभवांतर याद करेंगे, परंतु इनके बीच में क्या था? एक बिंदु B और था, तो उसे भी बना लो, क्योंकि तुल्यदायिता तो आपने ज्ञात कर ली, उस बिंदु को भी आप बना लीजिए। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। तो ये क्या आ चुका है? पूरे परिपथ पर संचित आवेश ये आ चुका है। अब हम ज्ञात करेंगे पूरे परिपथ 6 माइक्रोफैराड व 2 माइक्रोफैराड के सिरों पर विभव। ठीक है जी, विभव की गणना करेंगे। कितना विभव यहाँ संचित या कितना विभव यहाँ जा रहा है, कितना वोल्टेज यहाँ जा रहा है, उसकी हम गणना करेंगे। ठीक है, तो इसको नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे दीजिए। ABC याद है, अब इसको D नाम दे दो, इसको E नाम दे दो। बिंदु B व D, बिंदु B है E, के बीच विभवांतर। विभवांतर क्या सूत्र है? V इक्वल टू Q अपॉन C। V इक्वल टू Q अपॉन C, और C का मतलब क्या है? इन दोनों की धारिता, इन दोनों की तुल्यधारिता क्या आई थी? C ट्रिपल डैश थी। C ट्रिपल डैश इक्वल टू T/2। Q की वैल्यू आपके पास में है 250, यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में वोल्टेज यदि आप ज्ञात कर रहे हैं तो इसको V डैश कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 250 पूरे के बटे 250 माइक्रोकूलाम में है, ये माइक्रोकूलाम। ठीक है, बटे और C ट्रिपल डैश की वैल्यू आपके पास में है 3/2। 3 यहाँ रहेगा, बटे में जो 2 था वो पहुंचेगा ऊपर, और माइक्रो फैराड नीचे है, तो माइक्रो से माइक्रो कटेगा, और क्या कटेगा? 250 दोनों कितना हो गया? 500 हो गया ये, तो 500/3 आ जाएगा। V डैश इक्वल टू 500/3। 500/3, 500/3 माइक्रो नहीं, क्योंकि माइक्रो से माइक्रो काट चुके हैं। कूलाम प्रति फैराड होता है वोल्ट। ठीक है जी, यानी इतना वोल्टेज उत्पन्न होगा बिंदु B व E के बीच में।
अभी वोल्टेज आया है, अब वोल्टेज आने से हम, क्योंकि इन दोनों पर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण यहाँ पर बराबर बराबर आवेश संचित होगा, संचित होने वाला आवेश और ज्ञात कर लेंगे। कुल आवेश 250, ये जो हमने निकाला है बिंदु डी व ई के बीच विभवांतर, गलत निकाला है, क्योंकि विभवांतर क्या हो जाएगा, जब ये समांतर क्रम में जुड़ा है तो ये 100 ओम ही बचेगा, सॉरी 100 वोल्ट ही बचेगा। विभवांतर ज्ञात करने की हमको आवश्यकता यहाँ नहीं है, क्योंकि विभवांतर यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी। और दूसरी जो शर्तें हैं प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध के बारे में क्या शर्त है स्थायी अवस्था के लिए, तो ये प्रभावहीन हो जाते हैं। जब ये प्रभावहीन हो जाएंगे तो इनका परिपथ में कोई भी काम नहीं है, तो इनको हम साफ भी कर सकते हैं, कोई भी काम नहीं है इनका। जब कोई भी काम नहीं है तो परिपथ कुछ इस तरह से बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ इस तरह से। बिंदु ए व सी के बीच वोल्टेज है 100, यही वोल्टेज 1 माइक्रोफैराड के सिरों पर भी है क्योंकि समांतर क्रम में है, और इतना ही वोल्टेज बिंदु डी व ई के बीच में है क्योंकि ये भी समांतर क्रम में है। ठीक है, लिखेंगे बिंदु डी, ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, बिंदु डी व ई के बीच विभवांतर V इक्वल टू क्या होगा, 100 वोल्ट होगा। या 100 वोल्ट है, इसलिए यहां पर संचित आवेश ज्ञात करो। भुजा डी ई में संचित आवेश संचित आवेश याद करेंगे, क्या सूत्र है, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। तो आपने Q की वैल्यू तो पहले फाइंड कर ली, लेकिन आप D E के बीच में ज्ञात कर रहे हैं तो हो जाएगा Q डैश, Q डैश इक्वल टू, देखिए C के स्थान पर क्या आएगा, C ट्रिपल डैश, C ट्रिपल डैश, क्योंकि ये 6 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड श्रेणीबद्ध है, और श्रेणीबद्ध होने के कारण यहाँ पर तुल्य रहेगा 3/2 माइक्रोफैराड यानी 2/3 हो जाएगा C ट्रिपल डैश इंटू V, C ट्रिपल डैश इंटू V। अब C ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 3/2 माइक्रोफैराड इंटू V की वैल्यू कितनी है आपके पास में, V की वैल्यू है आपके पास में 100 वोल्ट। डिवाइड करेंगे तो ये 50 बार कटेगा, 50 बार, 50 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 तिया 150, 50 तिया 150 माइक्रो कूलम, 150 माइक्रो कूलम। ये क्या है, Q डैश की वैल्यू है, यानी बिंदु D व E के बीच में जो तुल्य संधारित्र है आपका C ट्रिपल डैश, उस पर 150 माइक्रो कूलम आवेश संचित होगा। ये हमने ज्ञात कर लिया। इस पूरे संधारित्र पर जो कैपेसिटर है उस पर 250 माइक्रो कूलम आवेश संचित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अकेले 1 माइक्रोफैराड संधारित्र पर इस समय कितना आवेश है, 250 माइनस 150 इक्वल टू 100 माइक्रो कूलम आवेश है इस पर, अकेले पर। आप लिखना चाहो लिख लो, इसको आप नाम दे दीजिए Q डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा माइक्रोग्राम, और ऊपर कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना आवेश संचित हो गया, Q डैश इक्वल टू
ये हो गया 150 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ऊपर दोनों संधारित्रों के कारण 150 माइक्रोकुलाम आवेश संचित होगा, नीचे वाली भुजा में केवल 1 माइक्रोफैराड संधारित्र के कारण 100 माइक्रोकुलाम आवेश संचित होगा। यदि आप कुल आवेश देखेंगे, कुल आवेश कितना संचित होगा, तो कुल आवेश कितना संचित होगा 250 माइक्रोकुलाम। क्यों होगा, ऊपर वाली भुजा में अलग, नीचे वाली भुजा में अलग। जब आप कुल आवेश देखेंगे तो दोनों आवेश जुड़ जाएंगे। ठीक है, अभी 150 माइक्रोकुलाम आवेश है ऊपर वाली भुजा में, ऊपर वाली पूरी भुजा में। ठीक है, लेकिन इसमें दो संधारित्र जुड़ रहे हैं, एक तो है 6 माइक्रोफैराड और दूसरा है 2 माइक्रोफैराड। श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण इसमें बराबर बराबर आवेश संचित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 माइक्रोफैराड में भी 150 माइक्रोकुलाम आवेश संचित होगा और इस 6 माइक्रोफैराड में भी 150 माइक्रोकुलाम आवेश संचित होगा। अतः संधारित्र 6 माइक्रोफैराड के सिरों पर विभवांतर और संधारित्र C डबल डैश यानी 2 माइक्रोफैराड के सिरों पर संधारित्र विभवांतर आप अलग से ज्ञात कर देंगे और यही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, क्यों होगा, अब जरा इसको समझ लेंगे क्यों होगा ये आंसर। ये आपका इसलिए होगा, पूछा है आपसे बिंदु A व B के बीच विभवांतर, पूछा है आपसे बिंदु B व C के बीच विभवांतर। तो यदि आप बिंदु A को बिंदु B से डॉट डॉट मिलाना चाहें तो कुछ इस तरह से आकृति बनेगी। बिंदु A को B से अगर आप मिलाएंगे डॉट डॉट तो कुछ इस तरह से आकृति बनेगी, यानी इस पोर्शन में सिर्फ 6 माइक्रोफैराड जुड़ा है संधारित्र, यानी इसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर बिंदु A व B के बीच विभवांतर होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आप बिंदु B को C से मिला देंगे तो बिंदु B को C से मिलाने पर आप देखते हैं कि यहाँ पर केवल 2 माइक्रोफैराड संधारित्र ही बचा है। तो 2 माइक्रोफैराड संधारित्र के सिरों पर जितना वोल्टेज उत्पन्न होगा यही विभवांतर बिंदु B व C के बीच उत्पन्न होगा। इसलिए फाइनल कंडीशन में आंसर आ जाएगा, फाइनल कंडीशन में आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम देखते हैं बिंदु B व C के बीच या बिंदु AB के बीच विभवांतर देखते हैं। छोटे में लिखेंगे, आता है बिंदु A व B के बीच विभवांतर को यही लिखो। डैश लगाएंगे और माइनस से लिखेंगे V। अब देखिए V के स्थान पर तो 100 वोल्ट आप प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन इसको आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 कर लीजिए इसे, आप इसको V1 कर लीजिए तो V1 इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए V1 इक्वल टू डायरेक्टली सूत्र का ही प्रयोग मत कीजिए, बिंदु A व B के बीच में कौन सा संधारित्र आ रहा है, 6 माइक्रोफैराड आ रहा है, लेकिन 6 माइक्रोफैराड संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर लिखेंगे संधारित्र और ये संधारित्र तुल्य है भैया, क्योंकि यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड समांतर में थे, है ना, तो ये तुल्य संधारित्र है। तो लिखेंगे तुल्य संधारित्र, तुल्य संधारित्र C डैश के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हो जाएगा V1 इक्वल टू Q अपॉन C, V1 इक्वल टू Q अपॉन C। अब देखिए दूसरी बार जब आपने Q की वैल्यू फाइंड की थी तो Q डैश था,
V1 इक्वल टू Q डैश अपॉन C के स्थान पर C डैश। वैल्यू रखेंगे कितनी हो जाएगी, Q डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास में 150, कितनी 150 माइक्रोकूलम बटे, और ये है वैल्यू 6 माइक्रोफेरड, 6 माइक्रोफेरड। पहले तो माइक्रो से माइक्रो काटो, 6 से 150 को काटेंगे तो आ जाएगा 25, 25 छक्का 150, यानी V1 इक्वल टू कितना हो गया 25 वोल्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब है कि बिंदु जो ऊपर है आपका ए व बी, हाँ बिंदु ए व बी के बीच में जो विभवांतर है वो 25 वोल्ट है, यदि आप देखेंगे तो, ठीक है 25 वोल्ट। अब क्योंकि बिंदु डी व ई के बीच में 100 वोल्ट का विभवांतर है, जिसमें से डी से बी तक 25 वोल्ट है, तो आगे कितना बचेगा 100 माइनस 25 इक्वल टू 75 वोल्ट बचेगा, है ना। इस तरह से आप दूसरा वोल्टेज भी सामान्य विधि से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हम दूसरी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन बाय सूत्र, तो हम यही प्रयोग करेंगे। लिखेंगे इसी प्रकार, कौन सा बिंदु बचा आगे, बिंदु बी व सी, कौन सा बिंदु बचा, बिंदु बिंदु बी व सी, बिंदुओं या बिंदु बी व सी के बीच विभवांतर, कितना हो जाएगा, इसको हम V2 से दर्शाएंगे। V2 इक्वल टू, अब देखिए बिंदु बी व सी के बीच में कौन कौन से संधारित्र आ रहे हैं, बिंदु बी व सी के बीच में अकेला C डैश आ रहा है, यानी C डबल डैश 2 माइक्रोफैरड, तो क्या हो जाएगा तुल्य संधारित्र, तुल्य संधारित्र, कौन सा संधारित्र, C डबल डैश, C डबल डैश के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। क्या सूत्र है, V इक्वल टू Q अपॉन C, सेम सूत्र है। तो ये हमने V1 किया था, इसके लिए क्या कर लेंगे, V2 कर लेंगे, इक्वल टू सेम सूत्र है, यानी आवेश तो बिल्कुल बराबर है, लेकिन C के स्थान पर क्या हो जाएगा, C डबल डैश हो जाएगा, यानी 150 बटे 150 माइक्रोकूलम बटे 2 माइक्रोफैरड, यानी 2 माइक्रोफैरड। माइक्रो से माइक्रो काटो, 2 से इसको काटेंगे तो 75 बार कटेगा, यानी V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 वोल्ट। V2 इक्वल टू 75 वोल्ट। बिंदु ए व बी के बीच में वोल्टेज आपने ज्ञात किया, कितना आया, ए व बी के बीच में वोल्टेज 25 वोल्ट, और बिंदु बी व सी के बीच में वोल्टेज कितना आया 75 वोल्ट। धारिता तुल्य संधारित्रों की अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज भी अलग ही अलग प्राप्त होगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट वीडियो में हम हल करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा।